सवाल डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाह रहे हैं। दरअसल आप नोएडा में भी हैं और साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि इलाहाबाद से भी आप लगातार कांटेक्ट में रह रहे हैं और जिस तरह से डॉक्टर संतोष बोल रहे थे कि अब लंबा टाइम हो रहा है, उस वजह से लोगों के अंदर में लापरवाही भी बढ़ रही है। इस सब के बीच अब कैसे अब डील करना चाहिए? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है इस समय। सबसे सेफ थे जब हम लॉकडाउन में थे। कोई बाहर नहीं निकल रहा था, सड़कों में भीड़ नहीं थी, एवरीबॉडी वाज सेफ। ये समय सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने का, एहतियात बरतने का है। और मुझे लगता है कि एक अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोलता कि हैंड सैनिटाइजेशन एक होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग की जगह आई वुड हैव चेंज टू फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि इस दौरान काफी लोग सोशली दूर भी हुए लोगों से। तो ये तीन चीजें प्लस सोशली कनेक्ट रहते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए, कोई दिक्कत आए तो डॉक्टर से सलाह लेते हुए 1-1.5 महीने, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुमान है एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, कि अगले 1.5-2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नीचे जाने लगेगा और वी विल बी फ्री ऑफ कोविड इन डॉक्टर नेक्स्ट 2-3 पांडे, मंथ्स जो प्लस। बड़े शहर हैं जैसे नोएडा की हम बात कर रहे हैं, लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो फिर भी लोग पालन कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर संतोष बता रहे थे कि कानपुर देहात की बात करें या कानपुर की बात करें, वहाँ पे लोग थोड़े लापरवाह ज़्यादा हो गए हैं। डॉक्टर संतोष, अंतिम कमेंट आपसे ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे माहौल में? आप क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, ये इस संबंध में मैं चाहता हूँ कि दो चीजें होती हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। नंबर 2, जहाँ सोशल प्लेसेस हैं, जो भी उसका ओनर है या देखने वाला है, वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले कि जो भी अंदर जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल है या मॉल है, तो जो भी एंट्री कर रहा है वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेके जाए। नंबर 3, जहाँ तक हो सके एल्डरली पर्सन और बच्चों को ना ले जाएं। नंबर 4, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, कहीं भी जाएं लेकिन 3 चीज़ों का जरूर पालन करें। नंबर 1, हैंड सैनिटाइजर, N95 mask, and number 4, as far as possible, social distancing. I agree, social distancing, as has been said, not possible to have a distance of 6 feet between, but they should not crowd one over the other. That is the situation I am seeing in so many places, like in OPD, in the hospital, going for the drug, in the drug counters, at the reception counter. These things I request with my folded hand to all my population, all my masses, that they should take precaution. The doctors, the administration, they are taking their own care. I think they should be a little more strict. At the same time, a person not only protects himself or herself, advises other person in the surrounding area, wherever he or she goes, that the others in vicinity must follow. Because this virus, we don't know how long is it going to last. The only thing by which we have to live with this virus is the prevention. Because till the time vaccine is available, there is nothing else except that precaution from this deadly virus, which has infected so many persons, so many doctors, so many nurses and other health workers have taken their life. Absolutely, that's the safest advice coming out from Dr. Santosh Kumar, and mask should be part of your cupboard now. It's your new obligatory code. Thank you, Dr. Santosh, and also Dr. D. Himanshu. He was with us from Lucknow, Dr. Sudhir Rathi from Meerut, and also Dr. Anand Kumar Pandey. Thank you so much for your time. And Chandrasekhar, few takeaways. Masks are the safest. You should not remove them, always wear them, and don't use N95 mask with valve, and maintain the government guidelines of social distancing norms. बिल्कुल, हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। लल्लन का बेटा आ गया शहर से, इसको आने ही क्यों दिया? अरे ताई, जब किशन ने पहली बार अपने गांव में ये हैंडपंप लगवाया था, तब तो पूरा गांव उसको मिलने घर जाता था। अब उसे ही निकालने की बात कर रहे हो? और घबराओ मत, यहाँ आने से पहले उसकी पूरी जांच हुई है।
और 14 दिन वो अपने घर पूरे गांव की भलाई के लिए ही बैठा है। अपनी आंखें खोलो। दूसरे शहरों से आने वाले हर व्यक्ति की जांच हो रही है और वो सरकार के बताए हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इनका साथ दो और हिम्मत बढ़ाओ। सर, सुना है सुनील कोविड-19 से ठीक होने के बाद वापस से काम शुरू कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक सुना है। सर, उसको कोई अलग कमरा दे दीजिए, खाना भी वहीं खाएगा। तुम्हें भी तो टाइफाइड हुआ था ना पिछले साल? तुम नहीं खाते थे सबके साथ? ये भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह है जिसमें ठीक होने के बाद बीमार से कोई खतरा नहीं। तभी तो हॉस्पिटल ने सलाह दी है काम शुरू करने की, समझे? इनको विजेता के रूप में अपनाओ। राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन, राशन के वितरण के ऑनलाइन हो जाने और राशन की दुकान पर आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए से संभव हो पाई पोर्टेबिलिटी। कुछ राज्यों ने राशन कार्ड की राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी लागू की है। अब इन राज्यों के लाभार्थी राज्य के किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। पहले अपनी दुकान पर से राशन लेते थे, काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब नगर में अच्छी सुविधा हो गई है, जो हम दुकान हमारा बंद भी रहता है तो हम कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने राशन की दुकान बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ उन लाभार्थियों को जिन्हें काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। यानी अगर लाभार्थी चाहे तो अपने हिस्से का कुछ राशन अपने काम की जगह ले सकता है, जबकि उसका परिवार बाकी राशन अपने गांव में ले सकता है। पोर्टेबिलिटी के बाद अब दुकानदारों की मनमानी खत्म हो गई है। जहां से हम पहले राशन लेते थे उनका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं था। नई सुविधा चलने के बाद अब हम यहां से राशन लेते हैं और हमें सही समय पर राशन मिल जाता है। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं है। जब से पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हुई है, हमारे सारे राशन डीलरों में वितरण के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। हर डीलर अधिक से अधिक वितरण करना चाहता है और कार्डधारी को भी कोई समस्या नहीं हो रही है। हालांकि ये सुविधा अभी कुछ राज्यों में ही ली जा सकती है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है ताकि देश के हर नागरिक को ये सुविधा मिले कि वो अपने राशन कार्ड की सुविधा देश के किसी भी राज्य में ले सके। नमस्कार, न्यूज़ नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है और भारत भी इस जंग से अछूता नहीं है, लेकिन भारत इस लड़ाई में कई मायनों में अधिकांश देशों से बेहतर स्थिति में खुद को पाता है। भारत में अगर कोरोना के संक्रमण की बात की जाए तो वो दर काफ़ी कम है, तो वहीं मृत्यु दर भी विश्व में सबसे कम है। और कैसी है कोरोना के खिलाफ भारत की मौजूदा लड़ाई और दिल्ली में हुए सेरोलॉजी सर्वे के आखिर क्या है मायने, इस विषय पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। साथ ही होंगी देश विदेश की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इंडिया आइडियाज समिट को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में भारत अमेरिका सहयोग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। साथ ही महामारी के बाद वाली दुनिया में दोनों देशों के संबंधों के भविष्य पर भी होगा विचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा सीरोलॉजी सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 23% से अधिक जनसंख्या में बनी एंटीबॉडीज, 77% आबादी को सावधान रहने की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से कम। देश में अब तक 7,24,000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोविड-19 को मात। 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 से अधिक टेस्ट। देश में मृत्यु दर घटकर अब 2.43%। भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना के खिलाफ जंग में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राहुल गांधी पर वीर कोरोना योद्धाओं और देश की जनता का अपमान करने का लगाया आरोप।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बागी विधायकों पर फैसला रखा सुरक्षित। विधानसभा अध्यक्ष को 24 जुलाई तक विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी। बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। दिल्ली में भारी बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव से यातायात हुआ प्रभावित। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात कर राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के हर संभव मदद का दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई वरिष्ठ नेता हुए शामिल और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जताया शोक। कोरोना संक्रमण की वजह से सालाना अमरनाथ यात्रा हुई स्थगित। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में उपराज्यपाल ने लिया फैसला। दुनिया भर के देशों की कोरोना के खिलाफ जंग जारी। विश्व में 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 6,09,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से अब तक मौत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना टेस्ट कराने के लिए उमड़ी भीड़। फ्लोरिडा में लगातार छठे दिन संक्रमण के 10,000 से ज्यादा मामले आए सामने। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य भाषण देंगे। यह शिखर सम्मेलन अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस साल परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस साल इस सम्मेलन की थीम है एक बेहतर भविष्य का निर्माण। इस बैठक में भारत और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी, व्यापार और समाज के कई विचारक भी शामिल होंगे। सम्मेलन को विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली भी संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य वक्ता के तौर पर अपनी बात रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल द्वारा की जा रही है। इस वर्ष परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वर्चुअल सम्मेलन कोरोना संकट के समय हो रहा है, लिहाजा इस वर्ष की थीम भी मौके को ध्यान में रखते हुए बेहतर भविष्य का निर्माण रखी गई है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत अमेरिका सहयोग और महामारी काल के बाद की दुनिया में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों का भविष्य सहित विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चाएं होंगी। सम्मेलन में ग्लोबल सप्लाई चेन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत अमेरिका की साझेदारी और बढ़ाने सहित कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। खासतौर से इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि महामारी को लेकर पूरी दुनिया में प्रभावी नेतृत्व दिया है। इस वर्चुअल समिट यानी आभासी शिखर सम्मेलन में भारतीय और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, कारोबार जगत और समाज के प्रमुख विचारकों की उच्च स्तरीय उपस्थिति होगी। शिखर सम्मेलन के अन्य प्रमुख वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, वर्जीनिया के सेनेटर और सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष मार्क वार्नर, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निकी हेली जैसी शख्सियतें शामिल रहेंगी। इसके अलावा दोनों देशों के कारोबारी जगत के दिग्गज भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सुधाकर दास की रिपोर्ट, टीटी न्यूज, दिल्ली। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका को व्यापार को और बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। Need to work towards a much more sustainable, a much more robust, a much more enduring partnership in the form of a free trade agreement to which India is willing to work with an open mind, with a willingness to open our hearts and our markets with a corresponding opportunity for Indian businesses in the US. We believe we should also look at an early harvest in the form of a preferential trade agreement so that we can, rather than waiting for the gains of a free trade agreement, which may take several years to conclude, we could look at an early harvest of maybe 50, maybe 100 products and services where we can engage with mutual trust and an open spirit.
और आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के प्रयास अब रंग लाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में हुए सीरोलॉजिकल सर्वे से साबित हुआ है कि दिल्ली की सिर्फ 23% आबादी ही अभी तक कोरोना से संक्रमित हुई है। क्या है ये सर्वे और क्या है इसके परिणाम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और हर वो वैज्ञानिक तरीका अपना रही है जिससे समस्या को समझने और उसको दूर करने में मदद मिलती है। बीते दिनों दिल्ली में कोरोना के मामले के सामने आने की रफ्तार में काफी तेजी देखी गई, जिसके बाद केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार ने कई अहम कदम उठाए। इसी कड़ी में दिल्ली में बीते दिनों सीरोलॉजी टेस्ट कराया गया, जिसके तहत पता चला है कि दिल्ली की करीब 1/4 आबादी ही कोरोना से संक्रमित हुई है। सीरोलॉजी टेस्ट के मुताबिक दिल्ली में 23.48% लोगों में कोरोना से जंग करने वाली एंटीबॉडी बन चुकी है और इन लोगों में बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए उनमें कोई लक्षण नहीं आए और वो ठीक भी हो गए। 11 में से 8 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में जिनका सीरो प्रेवलेंस 20% से ज्यादा आया है। इसमें सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट आती है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है काफ़ी 27% के आसपास इनमें प्रेवलेंस मिला है। मतलब ये हमको इंगित करते हैं कि यहाँ पर वायरस का एक्सपोजर यहाँ की पॉपुलेशन को 27% पॉपुलेशन को ऑलरेडी तकरीबन हो चुका है। तो हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 22.86% ही आज की तारीख में इससे एक्सपोजर हुआ है या संक्रमित हम उसको मान सकते हैं। 77% आबादी हमारी दिल्ली की आज भी वल्नरेबल है। दिल्ली जैसी घनी आबादी वाले इलाके में महज 23% लोगों का संक्रमित पाया जाना ये बताता है कि सरकार ने लॉकडाउन से लेकर जो अन्य बड़े फैसले किए उनका भी असर है कि सिर्फ 23% लोग अभी तक इस समस्या की चपेट में आए हैं। हालांकि अभी भी लोगों को इस समस्या से बचे रहने के लिए हर एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारे लॉकडाउन वाले मेजर्स और जो कंटेनमेंट मेजर्स एक एग्रेसिव रूप से लिए गए, जिससे कि शुरुआत से ही हम लोग इसको इन्फेक्शन को एक उग्र रूप लेने से रोक पाए, वो एक हमको इसकी सफलता की ओर भी ध्यान दिलाती है। दिल्ली में सीरो सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच सभी 11 जिलों में किया गया। इनके तहत लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया और फिर उनके सीरा को IgG एंटीबॉडी और संक्रमण के लिए परीक्षण किया गया, जिसमें ICMR द्वारा अनुमोदित कोविड कवच एलिसा का उपयोग किया गया। इस सर्वे के लिए 21,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। सर्वे की शुरुआत कंटेनमेंट जोन से हुई। दिल्ली में हुए सीरोलॉजी टेस्ट में उन लोगों को ही शामिल किया गया जिनमें कोई लक्षण नहीं थे, जिन्हें पहले कोरोना नहीं हुआ था। इनमें अलग अलग उम्र व इलाके के लोगों को शामिल किया गया। इस सर्वे में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी NCDC ने भी अहम भूमिका निभाई। गौरतलब है कि सीरो सर्वे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ट्रेंड का पता लगाने में मदद करता है। सीरो सर्वे यह समझने में भी मदद करता है कि देश की आबादी का कितना हिस्सा कोविड-19 के संक्रमण के दायरे में आ गया है। सर्वे के नतीजे के हिसाब से ही रोग के संक्रमण को रोकने और उसके नियंत्रण के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलती है। महामारी के लगभग 6 महीने में दिल्ली में केवल 23.48% लोग ही कोविड बीमारी से प्रभावित हुए हैं, जो बताता है कि संक्रमण रोकने के कदम काफी हद तक प्रभावी रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लागू करना, रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय करना, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाना, उनका टेस्ट करना, निगरानी करने जैसे कदमों से इस फैलाव को रोकने में काफी मदद मिली है। संक्रमण को रोकने में जनता के व्यवहार में आए बदलाव को भी काफी मददगार माना जा रहा है। नितेंद्र सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। तो दिल्ली का ये सीरोलॉजिकल सर्वे क्या कुछ कहता है और भारत में इस वक्त कोरोना को लेकर किस प्रकार से एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है इस पूरी जंग में, उसकी हम कुछ आपको बानगी दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर हम तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि आखिर दुनिया में इस वक्त क्या स्थिति है और भारत आज यहाँ पर कहाँ खड़ा हुआ। विश्व में प्रति मिलियन आबादी की अगर मामलों के संक्रमित मामलों की बात की जाए, यानी कि हर 10 लाख पर कितने लोग संक्रमित हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि विश्व का जो औसत है वो 1841 है, जबकि हिंदुस्तान के औसत की बात की जाए तो 837 है। तो एक तरीके से विश्व का जो औसत है उससे काफी कम है। और बाकी अगर देशों की बात की जाए, चाहे मैक्सिको हो, ईरान हो, UK हो, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका जैसे देश हो, इनका जो बार है वो काफी ऊपर है और अमेरिका में ये 11,134 तक है। तो अपने आप में ये बड़ी संख्या बताती है कि भारत में स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है, यानी कि प्रति 10 लाख की आबादी पर कम लोग संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण तस्वीर है कि आखिर
विश्व भर में प्रति मिलियन लोगों पर किस तरीके की मौत का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि वहां पर विश्व का जो औसत है वो 77 लोगों का है, यानी कि प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व भर में 77 लोगों की मृत्यु हो रही है। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो ये महज 20.4 है। हालांकि एक भी मृत्यु अपने आप में दुखद है, लेकिन ये जो औसत है वो बताता है कि विश्व के औसत से ये बहुत कम है। और बाकी अगर देशों की अगर आप बात करें और अगर अमेरिका की बात की जाए तो ये 667 तक यानी लगभग 700 तक के आंकड़े को छूता नजर आ रहा है, जबकि भारत में ये काफी कम नजर आ रहा है। भारत में जो टेस्टिंग को लेकर लगातार बात होती है उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रति 10 लाख मिलियन पर किस प्रकार से टेस्टिंग हो रही है। भारत का कुल जो अगर औसत की बात की जाए तो ये 180 यानी प्रति 10 लाख की आबादी पर 180 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। ये अपने आप में ऐसी संख्या है क्योंकि WHO कहता है कि अगर 140 तक की आपकी अगर टेस्टिंग हो रही है प्रति 10 लाख पे तो ये अपने आप में आपको बताता है कि बहुत बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। जबकि अगर हम कई राज्यों की बात करें तो वहां पर जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ज्यादा एक तरीके से टेस्टिंग हो रही है। केरल हो, MP हो, हरियाणा हो, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब, सिक्किम या तमाम ऐसे राज्य हैं, दिल्ली भी उसमें शामिल है, तमिलनाडु, त्रिपुरा और गोवा में तो ये 1333 तक जाता नजर आ रहा है। तो अपने आप में न सिर्फ देश में 140 के टेस्ट जो कि WHO के एक पैमाना है उससे ज्यादा टेस्टिंग हो रही, बल्कि कई ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर प्रति 10 लाख मिलियन पर ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखाते हैं कि आखिर इस वक्त भारत में स्थिति क्या है। कुल सक्रिय मामलों की बात की जाए तो लगभग ये 4,02,000 के आसपास कहीं इस वक्त की स्थिति है। और जबकि अगर हम ठीक हो चुके लोगों की बात करें, अभी तक देश भर में जो लोग संक्रमित हुए जो ठीक हो चुके का आंकड़ा है 7,24,000, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हुए हैं। ये सबसे राहत देता है एक तरीके से आंकड़ा है। लेकिन जो फोकस इस वक्त सरकार का है इस पूरी लड़ाई में वो यही है कि जो सक्रिय मामले हैं लगभग 4 लाख के, उनको किस प्रकार से हर एक सहूलियत उपलब्ध कराई जाए। तो कम से कम ये एक बड़ी तस्वीरें हैं कि सक्रिय मामला 4 लाख के आसपास, जबकि जो ठीक होने वालों की दर जो आंकड़ा है वो 7 लाख से ऊपर है। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हम आपको और दिखाते हैं कि जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं कोरोना के खिलाफ इस जंग में लड़ाई के लिए, उन कदमों का क्या कुछ फायदा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको जनवरी की दिखा रहे हैं, जब यहां पे शुरुआती समय में जब कोरोना की स्थिति देखने को मिली तो उस वक्त हिंदुस्तान में मृत्यु का दर का जो आंकड़ा था वो 3.36% था, जो कि लगातार प्रयासों से आपको घटता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये 21 जुलाई को 2.43% तक आ गया है। तो ये बताता है कि लगातार नंबर भले ही बढ़े हों लेकिन जो सरकार के प्रयास थे उससे ग्राफ नीचे की ओर गिरा है और वर्तमान में ये 2.5% से भी कम आ गया है। यानी कि प्रति जो मृत्यु का आंकड़ा है हिंदुस्तान में वो काफी कम हुआ है और अपने आप में सरकार के प्रयास कई तरीके से जमीन पर प्रभावी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। और 22 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से भी कम मृत्यु दर है। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो उस आंकड़े का जो 2.43 है उससे कम कई ऐसे राज्य हैं। और अगर गोवा तक जाएंगे तो ये 0.60% तक जाता है और कई ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो ये बताता है कि न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कई राज्यों में बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और ये सारा ग्राफ जो कहा जाए, जो बार चार्ट है, वो दिखाता है किस तरीके से जो मृत्यु दर का आंकड़ा है उसको रोकने में, उसको कम करने में लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है उसके असर भी देखने को मिल रहा है। कुछ और तस्वीरों के माध्यम से आज जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार से, क्योंकि आज हम सीरोलॉजी सर्वे की बात कर रहे हैं तो उसमें जो एंटीबॉडीज बनती हैं लोगों के शरीर में उसका जिक्र कर रहे हैं। वो होता क्या होती है एंटीबॉडीज? एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंटीबॉडी जो कि हमारे खून में कहीं ना कहीं पाई जाती है और जिसकी टेस्टिंग की बात की जा रही है। दिल्ली में जो सीरोलॉजी सर्वे हुआ है, एंटीबॉडी वायरस और रोगाणुओं से लड़ती है। एक तरीके से जो वायरस होता है और जो जर्म्स होते हैं उनसे लड़ने का काम करती है एंटीबॉडी। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से ये आगे बढ़ती नजर आती है। किसी संक्रमण के खिलाफ वह शरीर में एंटीबॉडीज पैदा होती, जो हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज हमारे शरीर में डेवलप करती हैं और वही अपने आप में इस बात को बताती हैं कि आखिर किस तरीके से हमारा शरीर अपनी बीमारियों के प्रति एक तरीके से लड़ रहा है। किसी विशेष संक्रमण के लिए शरीर में बनती हैं विशेष एंटीबॉडीज, यानी हर प्रकार का जो एक अलग यूनिक संक्रमण होता है उसको लेकर अलग प्रकार की एंटीबॉडीज डेवलप करता है शरीर और वो एक प्रकार से उस वायरस से, उस जर्म से लड़ने के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। इसके साथ ही एंटीबॉडीज बनने से पता चलता है कि किस बीमारी के रोगाणु थे हमारे शरीर में। अगर आप एंटीबॉडीज का टेस्टिंग करते हैं तो ये पता लगता है क्योंकि आपके एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं, यानी इससे पहले आपके शरीर में किस प्रकार का संक्रमण रहा था। ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार होता है किसी चीज को पता लगाने को लेकर। खून में पाई जाने वाली सामान्य एंटीबॉडीज है IgG एंटीबॉडीज, जिसका जिक्र लगातार इस सीरोलॉजी सर्वे में किया गया है, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ किसी संक्रमण के 2 सप्ताह के बाद बनती है IgG एंटीबॉडीज, जिसका टेस्ट इस वक्त दिल्ली में किया गया है। तो वो संक्रमण होने के 2 सप्ताह के बाद में आपके शरीर में पैदा होती है और
एक तरीके से कहा जाए तो खून में आईजीजी एंटीबॉडीज की मौजूदगी बनाती है कि कोरोना से संक्रमित हुआ था व्यक्ति, यानी अगर आपके शरीर में आईजीजी एंटीबॉडीज पाई गई है तो इसका यह मतलब है कि आपका शरीर संक्रमित हुआ था कोरोना से। इसका सीधे तौर पे यही मायना होता है। आईजीजी एंटीबॉडीज कोरोना ठीक होने के बाद भी शरीर में रहती है, ये मौजूद रहती है जब आप कोरोना से ठीक भी हो जाते हैं। और क्या होता है आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट को लेकर, लोगों में आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट पता लगाने के लिए होता है टेस्ट कि आखिर आपके शरीर में क्या ये एंटीबॉडीज रही हैं, इसका मतलब क्या आप संक्रमित रहे हैं। ये कोरोना के सामान्य टेस्ट से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि उसमें स्वैब लेते हैं और इसका ये टेस्ट यहां से अलग होता है। साथ ही साथ इसकी मौजूदगी इम्यून सिस्टम के ठीक होने का प्रमाण है, यानी आपके अगर अंदर इस प्रकार की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो इस प्रकार की एंटीबॉडीज होना उसका एक तरीके से प्रमाण है, उसका एक तरीके से प्रमाण के तरीके से। हर एक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में हो सकती है ये आईजीजी एंटीबॉडीज, तो ये अपने आप में बताता है किस प्रकार की अलग अलग मात्रा। लेकर आपके यहाँ कमजोर इम्यून सिस्टम है तो उसकी मात्रा कम होगी, और अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है तो अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि एक तरीके से वो इस बात का प्रमाण होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें अगर एंटीबॉडीज जो है ज्यादा है तो वो आपका एक तरीके से बताता है कि आखिर आपका शरीर बेहतर स्थिति में। आईजीजी एंटीबॉडीज का शरीर में होना हमेशा के लिए कोरोना से छुटकारा नहीं है, यानी कि आप एक बार अगर छुटकारा पा चुके हैं, एंटीबॉडीज आपके यहाँ डेवलप हो चुकी हैं तो आपके वो शरीर में तो रहेंगी, लेकिन इसका मायने ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमेशा के लिए एक तरीके से आपका शरीर का छुटकारा हो गया कोरोना से। कोरोना कभी दोबारा भी कहीं दस्तक दे सकता है, इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसी पे हम करेंगे चर्चा, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी। और आज का विशेष हमारा यही है क्योंकि दिल्ली में जो सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ है उसके आखिर क्या कुछ मायने हैं, उस विशेष को हम आपको तक दिखाते हैं एक तरीके से कि आखिर इस विशेष के मायने क्या है कि दिल्ली में हुआ सीरोलॉजी सर्वे क्या है, नतीजे जो नतीजे निकल के आए हैं उसके आखिर मायने क्या हैं। और इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं, उनका मैं परिचय भी आपसे कराता हूं। मेरे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं जो कि निदेशक हैं एम्स के, और इसके अलावा डॉक्टर NK रेड्डी, कंट्री डायरेक्टर एक्सेस हेल्थ इंटरनेशनल के। सर, आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलेरिया, मैं पहले आपका रुख करना चाहूँगा, ये जो दिल्ली में सर्वे हुआ है सीरोलॉजी सर्वे, इसके जो भी नतीजे आए हैं आम भाषा में किस तरीके से समझ सकते हैं, तब जबकि हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सर्वे के मायने क्या? दिल्ली में जो सर्वे हुआ है सीरो सर्वेलेंस, वो ये देखने की कोशिश करता है कि जिन लोगों को कोविड के कोई लक्षण नहीं थे उनमें कितना एक्सपोजर या कितने इन्फेक्शन हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड एसिम्प्टोमेटिक लोगों में भी हो सकते हैं और माइल्ड लोगों में भी हो सकता है। और उससे ये आइडिया हो लगता है कि हमारे एरिया में या हमारे शहर में कितनी फैली है और इसलिए कितना हम उसको कंट्रोल करने में कामयाब हुए। तो अगर हम अपनी इस सीरो सर्वेलेंस का डेटा देखें तो इसका ये मतलब इससे ये निकलता है कि ऑलमोस्ट 23% जो लोग हैं जिनको कोविड के कोई लक्षण नहीं हुए उनमें एंटीबॉडीज पाई गई। और इसका ये मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमारी हमारे सिटी में फैली नहीं है। 77% ऐसे लोग हैं जिनमें कोविड इन्फेक्शन नहीं है। और ये एक उस बात का संकेत देता है कि जो हमने कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज की, जो लॉकडाउन इम्पोज किया, उससे लोगों को प्रोटेक्शन मिला और कई एरियाज में लोगों को जो है इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इससे एक वार्निंग भी है कि इसका ये मतलब है कि 77% जो लोग हैं वो अभी भी ससेप्टेबल है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उनके शरीर में प्रोटेक्शन की कोई एंटीबॉडीज नहीं है। और इसलिए जो हम स्ट्रैटेजी अभी अपना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क लगाने की, कफ एटिकेट्स, हैंड हाइजीन या कंटेनमेंट जोन्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट निगरानी रखने की और लोगों को वहाँ पे हाउस टू हाउस सर्वे करके टेस्ट करने की, वो अभी भी जारी करना जरूरी है क्योंकि अभी भी काफी हद तक पॉपुलेशन जो है वो ससेप्टेबल है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। और ये जो सारे मेजर्स हैं ये अभी हमें पूरे तरह से करने पड़ेंगे। जी डॉक्टर गुलेरिया, इस बात को कैसे देखा जाए कि लगभग 6 महीने का वक्त गुजरा है कोरोना की दस्तक हुए, देश भर में, दिल्ली में भी दस्तक देखने को मिली, क्या ये 23% आंकड़ा ज्यादा है या कम है? इसको किस तरीके से देख सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि अगर हम और कंट्रीज में भी देखें देश के, दुनिया के, तो ये नंबर रफली उनसे उतना जितना ही है। कई जगह थोड़ा सा और शहरों से ज्यादा है, कई जगह कम है, तो उसी हिसाब से है। लेकिन ये बात सही है कि कई ऐसे शहर हैं और ये डर था जैसे हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, सब लोगों में कोविड फैल रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम नंबर्स देखें तो उसका ये मतलब है कि ज्यादा कम्युनिटी में नहीं स्प्रेड किया, हम इन्फेक्शन को फैलने से कंटेन कर पाए हैं और हमें अपने मेजर्स जो हम कर रहे हैं वो आगे करने पड़ेंगे। ये और देशों में भी इतना ही देखा गया है कि
15 to 20 या 25% तक वेरी करता है। और 6 महीने जो पिछले गुजरे हैं उसमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और मेजर्स के कारण ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जी डॉक्टर रेड्डी, किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो सर्वे है इसका 23% तक पहुंचना, यानी 23% लोगों में एंटीबॉडीज़ का डेवलप होना, ज़्यादातर उसमें एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपको लगता है कि इस नंबर को किस तरह से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है और किस तरीके से अब दिल्ली वाले इस पूरी दिशा में आगे बढ़ेंगे कि उनको क्या और ज़्यादा एहतियात करना है? डॉक्टर रेड्डी। एक चीज़ है कि ये जो इन्फेक्शन रेट है वो जून 2nd वीक से 4th वीक का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये 2 हफ्ते का डिले रहता है जो आईजीजी डिटेक्शन में। दूसरा इंफॉर्मेशन इससे मिलता है कि कितना लोग एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टोमेटिक है। जैसे वो उस टाइम में आप दिल्ली का केसेस देखे तो पॉजिटिव केसेस देखे तो अराउंड 50 to 60,000 केसेस थे, मगर जब ये 23% कैलकुलेट करते हैं दिल्ली पॉपुलेशन के लिए एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये 40 लाख का पॉपुलेशन होता है। तो इससे मतलब होता है कि बहुत लोग ऑलमोस्ट 50 से लेकर 100 लोग तक एसिम्टोमेटिक हो या माइल्ड सिम्टोमेटिक हो कंपैरिजन ए पॉजिटिव केस के हिसाब से। तो वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कितना लोग एसिम्टोमेटिक है इन्फेक्शन होने के बावजूद। और दूसरा इन्फॉर्मेशन आता है कि ये जो इन्फेक्शन फेटालिटी रेट बोलते हैं, जो पेपर्स में देते हैं या आप स्टैटिस्टिक्स में देते हैं, वो केस फेटालिटी है। जैसे इन्फेक्शन आके जो इलनेस डेवलप हुआ है उसमें क्या फेटालिटी है, जो 2.6% आज का फेटालिटी रेट है। अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये 40 लाख इन्फेक्टेड केसेस में कितना डेथ्स है उस पीरियड में वो इन्फेक्शन फेटालिटी रेट बहुत कम दिखता है, जैसे 0.05% का है जी। तो मगर ये डाटा और डीप से एनालाइज करना है, क्योंकि ये जो सैंपल रिप्रेजेंटेशन है वो जो एनसीडीसी और एनालाइज कर रहे हैं कि वो इन्फेक्शन फेटालिटी कितना है वो मालूम होता है। जी डॉक्टर रेड्डी, आप रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर गुलेरिया भी लगातार हमारे साथ में बने हुए। डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि जो सर्वे है इसको लेकर लगातार ये इससे भी जोड़ा जाता है कि क्या देश में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति आ गई है। इस सर्वे के नतीजे के आधार पर, इस आधार पर कि ये जो नतीजे निकल के आए, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर? किस प्रकार की हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? क्या हम बात रख सकते हैं जो आम लोगों को समझ में आए कि आखिर स्थिति परिस्थिति इस वक्त दिल्ली में क्या है और दिल्ली के इस नतीजे से बाकी देश में क्या एक हालात की एक पर्सपेक्टिव तस्वीर बनती है? तो जब हम कम्युनिटी स्प्रेड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब बीमारी जो है कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फैल गई है और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ ट्रीटमेंट और की तरफ ध्यान दें, हॉस्पिटल कैपेसिटी की तरफ ध्यान दें। ये सर्वे ये शो करता है कि ऐसी स्थिति नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ससेप्टेबल हैं और इसलिए कम्युनिटी स्प्रेड उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा। और हमें जो अपनी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन की जो हमने जो मेथड्स अपनाए हैं वो हमें अभी भी आगे लेके चलने हैं, क्योंकि उससे ही हम आगे लोगों को में इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। एक और इसमें पॉजिटिव चीज़ यही है कि हमारे जो लोग हैं इन्होंने माइल्ड डिजीज ज़्यादा है और माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा है, कि कई जो हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा बुखार, गले में खराश हुई, उन्होंने इसको कोविड नहीं माना, समझा कि ये मौसमी जुकाम नज़ला है और अपने टेस्ट भी नहीं कराए और ना उनको ऐसे लगा कि ये लक्षण है। तो इसमें एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसका यही मतलब है कि जो इन्फेक्शन है वो हमारे देश में इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं कर रही, यूजुअली माइल्ड है, और जो हमारे केसेस सीवियर वाले हैं वो एक्चुअली बहुत कम है। जी डॉक्टर रेड्डी, अगर मैं आपके पास आना चाहूँ, आपको लगता है कि जब ये सर्वे के नतीजे निकल के आए उसमें इस बात को भी लगातार कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन लगाया गया या सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए गए इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसका एक बड़ा सकारात्मक, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला? आपको लगता है कि इस दिशा से भी हमको इस नतीजे को देखने की ज़रूरत है कि सरकार के जो प्रयास हैं उसका फ़ायदा हुआ है? डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ बेहतरी से हम तक पहुंचे। इस सवाल को लेकर मैं डॉक्टर गुलेरिया के पास जाता हूं। डॉक्टर गुलेरिया, लॉकडाउन जैसी जो कोशिशें सरकार ने की उसका कितना फ़ायदा इस प्रकार के नतीजों से निकल के आता है? तो लॉकडाउन से बहुत फ़ायदा हुआ है और इससे 2 फायदे हुए हैं। एक तो ये जो हम
इस सीरो सर्वे से देख रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण बीमारी इतनी ज़्यादा फैल नहीं पाई, और हमारे जो दिल्ली में भी सीरो सर्वेलेंस से ये निकला है कि लॉकडाउन से हम उसको कंटेन कर पाए, बहुत ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन नहीं हुआ, और ऑलमोस्ट 77% जो लोग हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, और इससे ये मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन से बहुत फायदा हुआ। एक हम जो लॉकडाउन से और फायदा देखते हैं जो इसमें नहीं आता, लेकिन जैसे अगर आप चार्ट देखें तो हमारे केसेस जो हैं पर मिलियन कम है, और इसीलिए लॉकडाउन के दौरान हमें काफी टाइम मिला, 2 महीने का टाइम मिला, जब हम अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर पाए, चाहे वो कोविड केयर सेंटर हो, कोविड हॉस्पिटल हो, कोविड आईसीयू हो, ऑक्सीजन बेड्स हो। और इसलिए कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आई दिल्ली में कि एकदम बेड्स की कमी हो जाए। एक दफा ऐसा लगा था कि बहुत ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि बहुत एग्रेसिव कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज, हाउस टू हाउस सर्वे किया गया और लोगों को आइसोलेट किया गया, तो इन्फेक्शन रेट नहीं बढ़ा। बिल्कुल, कम से कम इस प्रकार के कदमों का बड़ा फायदा मिला। डॉक्टर रेड्डी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे, आपको लगता है कि दिल्ली जैसे जो हाई डेंसिटी वाले इलाके हैं, यहाँ हुआ सर्वे क्या एक नेशन वाइड भी एक पिक्चर हमको देता है, खासतौर से जो घनी आबादी वाले जो इलाके हैं, मुंबई जैसे शहरों के बारे में, या नेशन वाइड कोई हम इसके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वही सेम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जो मेट्रो सिटीज है, बड़े सिटीज है, मेरे ख्याल में परसेंटेज इन्फेक्शन वही रेंज में आ जाएगा, मगर जो स्मॉल टाउन से